हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट हमारा स्टार्ट हो चुका है, बट अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको केवल बेसिक बताया था और आज से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बट बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो, थोड़ी सी टफ होती है। तो बच्चों, मेरी जो राय है थोड़ा सा वो जान लो, उसके बाद आप जैसे बोलोगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, जो आप चाहते हो बता देना कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, दोनों में क्या अंतर है और कौन सी केमिस्ट्री आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप सोचना, आप विचार करना आपको कौन सी केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे कमेंट करके बता देना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से उसको स्टार्ट कर देंगे, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने वाले हैं जिससे कि आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी से कवर हो जाए। आप बताना कि आपको कौन सी केमिस्ट्री स्टार्ट करें। थोड़ा सा बेसिक जान लो बच्चों। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दो केमिस्ट्री में से एक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सी केमिस्ट्री स्टार्ट करवाना चाहते हो। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री होगी और ये आपकी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, आगे पढ़ना आगे से पीछे से, इससे कोई मतलब नहीं होता बच्चों की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो है हर केमिस्ट्री का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है, अलग ही महत्व है। तो कोई भी केमिस्ट्री किसी दूसरी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, ऑर्गेनिक की बात कर लो, फिर इनऑर्गेनिक की बात कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक है आपका, डी एवं मे ब्लॉक एंड उप सहसंयोजन यौगिक वाला चैप्टर है, और तीनों ही चैप्टर डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी से रिलेटेड है कि पुराना पढ़ोगे तभी ये समझ में आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो बच्चों देखो, फिजिकल केमिस्ट्री से लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा जाता। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहां से कभी नहीं बनते हैं। यहां से जो बनता है बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है, आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल्स अगर केमिस्ट्री में है ना तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत है। जो शुरुआत का आपका सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री हो गया एंड केमिकल काइनेटिक्स, जो 4 लेसन है बच्चों, वो न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री से ही बनते हैं। और पूरी केमिस्ट्री में इन 4 चैप्टरों को छोड़कर कहीं पर भी न्यूमेरिकल्स का नाम और निशान नहीं है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपके यहीं से बनते हैं। तो न्यूमेरिकल पर्पज से फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। रिएक्शंस आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं है तो आपका जो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम वाला चैप्टर बच्चों, वहां पर जाकर है। और वो जो रिएक्शंस हैं यार, बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना बच्चों को, वो कहां होती है जानते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों होती है वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसका भी रीजन है क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती ज्यादातर बच्चों को, वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है बच्चों, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। रिएक्शंस यहाँ से कभी नहीं बनते हैं, बनेंगे तो तत्वों के निष्कर्षण वाले चैप्टर की बनेंगे, वो आप वहीं पर सीख जाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कभी नहीं पूछा जाता, रिएक्शन यहाँ से कभी नहीं पूछी जाती, न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं तीनों केमिस्ट्री में कंपैरिजन कराऊं तो सबसे ज्यादा इजी है। अगर सबसे ज्यादा इजी अगर इन तीनों केमिस्ट्री कंपैरिजन की बात करूं तो यही है। सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, ये भी इतना टफ नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें भी ज्यादा टफ नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। तत्वों के निष्कर्षण, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। मतलब जितने चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत है ना, वो ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं और ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में इस चीज को फीड कर लो। बात आती है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सर शुरू से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कराते हो, फिर आप बोलोगे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराओ, अगर क्रम से बात करता हूं मैं, तो फिर हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। लास्ट में जाके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एट द लास्ट में जाके। ठीक है ना, तब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो ना तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसका मैं आपको रीजन बता दूं बच्चों। देखो, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ से बनती हैं। जितनी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मतलब हर चीज यहाँ से बनती है न्यूमेरिकल्स को छोड़कर। न्यूमेरिकल्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है तो यहाँ से नहीं पूछे जाते। और बची हुई जितनी भी चीजें ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं यार, और लगभग 90% बच्चों की जो दिक्कत होती है ना, वो रिएक्शंस को लेकर होती है कि सर हमें रिएक्शंस कभी समझ नहीं आती हैं। मेरे दोस्त, रिएक्शन समझ आएंगे, टेंशन मत लो। देखो, मेरा जो मन करता है ना, मैं आपको बता दूं कि मैं क्या चाहता हूं। देखो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों स्टार्ट करवाते हो, समझना मैं जो बोलना चाहता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करवाते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जैसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, 4-5 लेसन इसके पढ़ लेना या पूरी खत्म करवा लेना, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप ये स्टार्ट करवा लेना फिजिकल केमिस्ट्री।
जो मेरा मन कर रहा है मैं वो बता रहा हूं, आप कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा टिपिकल अगर कुछ है तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर बहुत सारे आपको लैब मेथड्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे। अगर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले हो जाती है ना, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों इसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा, प्लस रिएक्शंस की हम लोग सीरीज चला पाएंगे। रिएक्शंस कैसे करते हैं, क्या क्या हमें पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, रिएक्शंस करना आप सीख जाओगे, रिवीजन हो जाएगा, रिएक्शंस करना सीख जाओगे। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, वो भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनका भी हम लोग रिवीजन करा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो कोई भी केमिस्ट्री दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बस कान खोल के सुन लो। आप चाहोगे तो मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। बट मेरा जो मोटिव कहता है, मेरा जो मन करता है, मैंने वो आपको बता दिया कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों वहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाओगे अगर आप वो स्टार्ट कराते हो तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरी है, आगे जाके जो है ना बच्चों, इन फ्यूचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पाला पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा ना, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रहेगा, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम कैसे बनाए जाते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर 1 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, वो बाद में स्टार्ट कराया जाए। पहले हम बेसिक कवर करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ आएगी जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा सीख जाओगे, थोड़ा सा जान जाओगे। बेसिक जरूरी है, अगर आप वो सीख जाते हो तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो बच्चों। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी स्टार्ट करवा लेते हो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएंगे यार, ऐसा नहीं कि आपको 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देने वाला हूँ, 1-1 घंटे की वीडियोस रहने वाली है। अभी से लास्ट तक आपको 1-1 घंटे की वीडियो देखने को मिलेंगे। हमारी स्मार्ट क्लास एंड लाइव क्लास के बाद तो वीडियोस का जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही बढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद तो खैर अलग ही मजा आएगा पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। बट तब तक जैसे चल रहा है वैसे काम चलने दो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करवाओ, वो ज़्यादा बेटर है। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है, बट अगर मैं उसकी बात करूंगा तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, आपका एल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स है। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप चैप्टर 1 से स्टार्ट कराते हो फिजिकल केमिस्ट्री को या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कराते हो बच्चों। ये कुछ नहीं है यार कि आप लास्ट से स्टार्ट करो, कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। हमारा मन है यार हम जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए जो जरूरी है, जो टफ है, हम वो पढ़ेंगे ना। पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करना कि आप आखिर आप क्या चाहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वो मैं कल से स्टार्ट करूँगा, अच्छे सिरे से स्टार्ट करूंगा, सब कुछ पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बच्चों जान लेते हैं। देखो अब बच्चों आप सभी को पता होगा द्रव्य के बारे में, मैटर के बारे में, कि आखिर द्रव्य होता क्या है, ठीक है। तो वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, आप सभी को पता है, जिनके द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं उनको द्रव्य मैटर कहा जाता है। और इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शायद सब ये बेसिक है यार, जो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ठोस, द्रव, गैस पढ़ा है ना। द्रव्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया मेरे दोस्त, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था हम पढ़ना क्या है, हमको ये पढ़ना है, ठोसों के बारे में पढ़ना, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बात आती है यार ठोस होते क्या है, ठोस किसे कहते हैं, ठीक है ना, या ठोस अवस्था क्या होती है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, यही हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है, सॉलिड स्टेट। ये क्या होती है हमें इसके बारे में जानना, ना कि द्रव और गैस के बारे में, ठीक है। तो लिखोगे यहां क्या बच्चों, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, क्योंकि हम द्रव्य की बात करें, द्रव्य की ही तो अवस्था है ठोस अवस्था। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, कोमा ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। और ये डेफिनेशन कितने बच्चों को पता थी, कमेंट करके बताना। यस सर हमको ये डेफिनेशन आती थी, क्योंकि यार 9th में 10th में आपने कहीं ना कहीं, 9th में ये चैप्टर है वैसे,
ठीक है ना। ठोसों के बारे में वहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, तो आपने 9th में इसको जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बता दें आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो द्रव्य की व्यवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा लेते हो या फिर कुछ भी लेते हो, मतलब जो ठोस हो, मैं ठोस की बात करूँ, पत्थर का टुकड़ा ले सकते हो, वो क्या है, ठोस है और उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं। कुछ चीजें, अगर मैं द्रव्य की बात करूंगा बच्चों, तो क्या होता है इसमें, इसका आयतन तो निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता है। आप इसको जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो द्रव्य में क्या होता है बच्चों, सॉरी ठोसों में क्या होता है कि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उनको हम कहते हैं ठोस अवस्था, उनको क्या कहते हैं, हम ठोस कहते हैं। अब ठोस बच्चों, इनके कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं। क्या लक्षण होते हैं उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभी, ठीक है। कुछ चीजें अभी जान लो, वो आपके लिए जरूरी है। मैं इसको मिटा देता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री को, वो आप डिसाइड करोगे आपको स्टार्ट क्या कराना है। तो मैं अभी थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा जिससे कि आपको लगे कि सर ने ज़्यादा पढ़ा दिया है, इसी वजह से हम थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बता देना इस वीडियो में आप चाहते क्या हो, ठीक है। फिर हम उसी अकॉर्डिंग आपको 1-1 घंटे की वीडियोस देने वाले हैं। 50 मिनट या 1 घंटे 40 मिनट बड़ी वीडियोज़ रहेंगी, मतलब 10, 15, 20 मिनट की वीडियोज़ नहीं रहेंगी जो हमारी रहती थी। अब जो वीडियो की क्वान्टिटी है वो हम लोग बढ़ाने वाले हैं। देखो ठोसों के कुछ लक्षण होते हैं, ठोसों के कुछ लक्षण होते हैं बच्चों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप सभी को पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार व आयतन क्या होते हैं बच्चों, दोनों निश्चित होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों कि इनके बीच जो अंतराणुक बल पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, वो द्रवों और गैसों की तुलना में प्रबल होता है। इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, अंतराणुक बल जिसको बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ठोसों के अंदर, ये जो है बच्चों वो द्रव व गैसों की तुलना में प्रबल होता है। द्रव व गैसेस की तुलना में कैसा होता है, प्रबल होता है। तो ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतराणुक बल पाया जाता है या पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो प्रबल होता है द्रव व गैसेस की तुलना में। अब तीसरा पॉइंट है बच्चों की जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो अवयवी कण हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, वो परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, वो निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। अगर मैं NaCl की जालक अवस्था की बात करूं, NaCl की जालक अवस्था की बात करूं, मैं जालक अवस्था मतलब किस तरीके से NaCl की जालक अवस्था होती है, अगर उसकी बात की जाए तो बच्चों किस टाइप से उसमें लगे होते हैं आयंस, में थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। जैसे Na+ हो गया, इधर यहाँ पर हमारा Cl- है, इधर यहाँ पर हमारा Cl- है, इधर हमारा यहाँ पर Na+ होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर दिखाओगे तो Cl-, यहाँ पर आप ऊपर दिखाओगे तो Na+, कुछ इस टाइप से आप इसको पूरा का पूरा बना सकते हो, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर लेके जाओगे तो Na+, ठीक है। इसको आप नीचे तक बना सकते हो। ये मैं जालक अवस्था दिखा रहा हूँ किस तरीके से बनानी है, मतलब एक पॉजिटिव आयन रहेगा, दूसरा नेगेटिव आयन रहेगा, इसी को आप आगे जाके पूरा का पूरा बना लोगे, ठीक है। पूरी की पूरी हमारी एक सीरीज सी बन जाएगी बच्चों, ठीक है। ये आप बना लेना, यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिया बस कि किस तरीके से जालक अवस्था इसकी बनती है। तो जितने भी ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण हैं एक निश्चित जालक अवस्था में ही लगे होते हैं, जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा लक्षण है। चौथा पॉइंट भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इनके बीच कैसा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है प्रबल, मतलब प्रबल अंतराणुक बल की वजह से ये हो जाते हैं ठोस और असंपीड्य, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। ठोस हो जाते हैं या फिर कठोर हो जाते हैं। ठोस जो है वो कैसे होते हैं बच्चा, कठोर एवं असंपीड्य हो जाते हैं। प्रबल अंतराणुक बल पाया जाता है जिसकी वजह से कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं, आप इनको नहीं दबा सकते हो, कठोर एवं असंपीड्य, ठीक है। तो जो ठोस पदार्थ मतलब जितने भी ठोस होते हैं प्रबल अंतराणुक बल की वजह से कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है बच्चा। चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इनके विसरण की, डिफ्यूजन की। तो देखो ठोसों का जो विसरण है वो द्रवों व गैसों की तुलना में नगण्य होता है। यार ठोस पदार्थ कहीं पर भी रख दो क्या उसका विसरण होगा, लेकिन द्रव है अगर कहीं पॉट में रखा हुआ है, इसमें आपने छोटा सा होल कर दिया तो वहीं से विसरित होता रहेगा, वहीं से निकलता रहेगा। तो ठोसों का जो विसरण है वो द्रवों व गैसों की तुलना में नगण्य होता है, मतलब होता ही नहीं है, ये मान के चलो। द्रवों में होता है, गैसों में भी होता है। गैस कहीं भरी हुई है, आप वहां पर थोड़ा सा होल कर दोगे तो वहां से गैस बाहर निकलती रहेगी, होता है ना, सभी को पता है। तो ठोसों का जो विसरण है
वो द्रवों व गैसों की तुलना में नगण्य होता है और ये गर्म करने पर बहुत कम फैलते हैं। छठा पॉइंट क्या है, अगर आप इनको गर्म करोगे तो बहुत ही कम फैलेंगे। द्रव और गैसों की तुलना में द्रव और गैसेस तो बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, मतलब गर्म करोगे तो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। अगर द्रव है तो गैस है तो सेम गैस के साथ होता है। बट ठोस अगर आप इनको गर्म करते हो तो इनका टेम्परेचर जो है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से गर्म करने पर बहुत ही कम फैल पाते हैं। तो ये गर्म करने पर बहुत कम फैलते हैं बच्चों। तो ये कुछ लक्षण थे ठोसों से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। ठोस पदार्थों का आकार व आयतन कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया। प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है ठोसों व ठोस पदार्थों में। NaCl क्या, जितने भी ठोस होते हैं उनकी एक निश्चित जालक अवस्था होती है, उसमें पाए जाते हैं, या जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित जालक बिंदुओं पर लगे होते हैं। चौथा पॉइंट था बच्चों की, अब ठोस पदार्थों में प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है जिसकी वजह से कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं, इनको दबा नहीं सकते हो आप। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों कि ठोसों का जो विसरण है वो द्रवों व गैसों की तुलना में नगण्य होता है। छठा पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर आप इनको गर्म करोगे ठोसों को तो ये बहुत ही कम फैलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात आती है कि ठोस पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर जो अवयवी कण एक निश्चित जालक अवस्था में लगे हुए हैं, उनकी एक निश्चित ज्यामिति है, एक निश्चित ज्योमेट्री है, तो उनको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट उनकी अगर कोई भी निश्चित जालक अवस्था नहीं है, मतलब किधर भी लगे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें यार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने आपसे पूछा है कि आप कमेंट में बताना कि पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करोगे या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा बोलोगे वैसा किया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यार। मुझे कोई दिक्कत है, जैसे आप बोलोगे वैसे करा दिया जाएगा, मुझे क्या टेंशन है। मुझे तो सिलेबस कवर कराना है, या तो आप शुरू से पढ़ लो या फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिर फिजिकल केमिस्ट्री पे हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जैसे चाहोगे वैसे किया जाएगा। तो आज की वीडियो को समाप्त करते बच्चों, वीडियो छोटी है, नेक्स्ट वीडियो से आपको बड़ी बड़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी फिजिक्स की तरह, ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।